न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके अंडर एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, खासकर प्री स्कूल लेवल और सेकेंडरी स्कूल लेवल पे। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां थी जो इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और इसके आने से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा अब तक का एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस है। बच्चों को किताबी ज्ञान बहुत दिया जाता है पर प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं मिल पाती, जिस वजह से हर एक बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी स्किल्स जो है डेवलप नहीं हो पाते। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एजुकेशन में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जिस वजह से बच्चों का ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो, उनके अंदर की क्रिएटिविटी निकल के बाहर आए, उनके अंदर के स्किल्स डेवलप हो पाए। 24 जुलाई 1968 में सबसे पहले हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद 1986 में इसमें ज़रूरी बदलाव किए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कमेटी के मेंबर डॉक्टर TSR सुब्रमण्यम ने 2016 में अपनी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी, और जिसमें ये कहा गया था कि 2020 अगस्त तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट की जाए। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से पूरे देश, क्या पूरी दुनिया एक तरह से बंद होकर रह गई थी, जिस वजह से नहीं हो पाया। भारत देश का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही पुराना है, इसीलिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त भी लगेगा और करीब 2040 तक ये ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। और इस पॉलिसी के अंडर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर सरकार अपनी GDP का करीब 6% हिस्सा खर्च करेगी। अब हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो कमियां रही होंगी, जिस वजह से इस नई एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या ये कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के ऊपर ज़्यादा दिया जाता है, जिस वजह से क्रैमिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। बच्चे सिर्फ रट्टा लगाते हैं और उनका सिर्फ फोकस यही होता है कि उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छी अपनी एक डिग्री हासिल करनी है और फ्यूचर में सिर्फ एक जॉब हासिल करनी है अपना करियर बनाने के लिए। बजाय अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत दी जाती है, जिस वजह से वो ज़्यादातर उनका फोकस अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने में होता है, ना कि सिर्फ आगे चलकर एक नौकरी लेने पे। अगली कमी ये आती है कि सिर्फ साइंस को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहा जाता है कि जो बच्चा साइंस स्ट्रीम से पढ़ेगा, मेडिकल या नॉन मेडिकल करेगा, उसी का करियर बहुत ज़्यादा अच्छा आगे जाके फ्यूचर में बनेगा। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ को इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ज़्यादातर लोगों का ये नज़रिया बना हुआ है। तीसरी कमी ये आती है कि टीचिंग के जो मेथड हैं वो बहुत पुराने हैं। अभी भी सिर्फ ओनली चॉक एंड टॉक, ये दो तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि आने वाले वक्त में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट होने जा रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी चॉक और टॉक तक ही सीमित है। अगली कमी ये आती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कम पर थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। ज्ञान जो है सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया है, वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई नहीं किया जाता। अगली कमी आती है दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन को लेके जो इमेज बनी हुई है लोगों के सामने, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है एजुकेशन उतनी अप टू मार्क नहीं होती जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। अगली कमी ये आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में सिलेबस ही कुछ इतना ज़्यादा है कि बच्चों का इस स्ट्रेस को कई बार हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, जिस वजह से सुसाइड केसेस या बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम, इस तरह के स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ज़रूरी है कि सिलेबस जो है वो कम किया जाए। अगली कमी ये निकलती है कि बच्चों के अंदर के स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि जो सिलेबस है वो टाइम से ख़त्म करना है और बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक स्किल होता है और वो स्किल बच्चों के ड्यूरिंग स्कूल टाइम ही डेवलप हो सकते हैं, पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है इतना कि बच्चों के इंटरनल स्किल्स जो है डेवलप हो सके। अगली कमी ये आती है कि बच्चों के काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर्स ही अवेलेबल नहीं हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में
पेरेंट्स को ही बच्चों का काउंसलर बनाया गया है। हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स ही बच्चों की हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं, पर रियलिटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, या फिर कई केसेस में पेरेंट्स इतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या अपने बच्चे की काउंसलिंग कर सके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके। अगली कमी जो है वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं, कहीं ना कहीं हमारे देश में पेरेंट्स की भी है। आई एम सॉरी टू से दैट, पर ज़्यादातर केसेस में बच्चा आगे क्या पढ़ेगा, आफ्टर 10th वो किस स्ट्रीम में जाएगा, ये डिसीजन ज़्यादातर पेरेंट्स लेते हैं। और ये डिसीजन जो पेरेंट्स है ज़्यादातर कंपटीशन लेकर चलते हैं। अगर हमारे रिश्तेदार में किसी ने नॉन मेडिकल रखी है तो हमारा बच्चा भी नॉन मेडिकल ही रखेगा, वो भी अच्छे नंबर नॉन मेडिकल में ही लेके आएगा, भले ही बच्चे का जो इंटरेस्ट हो वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में हो। अगली कमी आती है स्कोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, चाहे नौकरी में हो या चाहे सोशल लेवल पे हो या चाहे हो हमारे नॉर्मल फैमिली लेवल पे हो। अगर बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, अच्छे स्कोर्स आए हैं, तो उसको आगे चांस मिलता है निकलने का। अगर किसी वजह से उसके स्कोर्स थोड़े कम हो गए तो उसे नौकरी मिलने में भी प्रॉब्लम आती है और फैमिली लेवल पे भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, ये सब चीज़ें। और तो और स्कोर्स अच्छे ना आने की वजह से कई बार उस बच्चे को आगे हायर एजुकेशन गेन करने में भी प्रॉब्लम आती है। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। अगली कमी आती है भेड़ चाल। जैसा मैंने बताया था कि बच्चा आगे क्या पढ़ेगा ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। पेरेंट्स का ज़्यादातर फोकस यही होता है कि हमारा बच्चा आगे जाके इंजीनियरिंग करे या MBA करे या MBBS करे, ताकि उसको भी आगे जाके बाकियों की तरह नौकरी मिल पाए। पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। हमारे देश में 100% स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं उनमें से सिर्फ 47% ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल पाती है, और तो और 93% जो स्टूडेंट्स MBA के होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती। सिर्फ 7% MBA स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपनी स्टडी से रेलिवेंट जॉब मिल पाती है। 56% मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल ही नहीं पाती, और वो अपना खुद का एक मेडिकल डिस्पेंसरी या मेडिकल शॉप खोलने के काबिल भी नहीं होते। तो ये तो थी कुछ कमियां हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में और हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके आने से क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहला बदलाव तो यही आएगा कि HRD डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया जाएगा। अगला जो चेंज आएगा वो आएगा एडॉप्शन ऑफ 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। 5 का मतलब ये है कि आने वाले जो बिगनिंग के 5 साल होंगे वो बच्चे का फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें उसकी फाउंडेशन डेवलप की जाएगी आगे आने वाली एजुकेशन के लिए। इसके बाद अगले जो 3 साल है वो प्रेपरेटरी स्टेज होगी। उसके बाद आगे के जो 3 साल होंगे वो होगा मिडिल स्कूलिंग स्टेज। उसके बाद जो आखिर के 4 साल होंगे वो होंगे सेकेंडरी स्कूलिंग स्टेज। तो ये स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अगला चेंज जो इस एजुकेशन पॉलिसी से आएगा वो आएगा सब्जेक्ट्स चुनने की चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी जो चूज़ एनी सब्जेक्ट। इसका मतलब कोई साइंस का स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है, या पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, या इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, या हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो हिस्ट्री के साथ साथ में बायो भी पढ़ सकता है। तो अब इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा जो डिवाइड किया गया था स्ट्रीम्स को, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगला चेंज जो इसकी वजह से आएगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कराए जाएंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सही नहीं है, अगर उसकी परसेंटेज कम हो रही है, तो वो उसको सेकंड हाफ में कवर अप कर सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट के ऊपर सिलेबस का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगला चेंज जो आएगा वो आएगा कि साल में 10 दिन जो होंगे वो इस तरह के होंगे जो बैगलेस डे कहाए जाएंगे। मतलब इस दिन जो है स्टूडेंट्स को सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देने के ऊपर फोकस किया जाएगा। इस दिन कोई बैग लेकर पढ़ाई वाला सिस्टम नहीं होगा, बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ये 6th क्लास से देनी शुरू होगी। अगला जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि शुरू के जो 5 साल जो बच्चे की फाउंडेशन स्टेज है, उस स्टेज में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो होम लैंग्वेज होगा, पर ये कंपलसरी भी नहीं किया गया। इसके अलावा हायर एजुकेशन लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज ये आएगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेटअप किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अलावा सभी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कॉमन कर दिया जाएगा और साल में 2 बार कंडक्ट होगा। मतलब
एंट्रेंस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसको क्लियर करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। अगला चेंज इसमें यह है कि अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रन करने में मुश्किल आ रही है तो वो अपनी फंडिंग के लिए सरकार को अप्रोच कर सकता है ताकि वो इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से रन हो पाए। पर इस वजह से ये होगा कि एजुकेशन सेक्टर का जो खर्चा करना है सरकार ने, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस फंडिंग की तरफ जाएगा। अगला चेंज ये आएगा कि रिसर्चिंग कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगला चेंज इसमें यह आएगा कि पीएचडी अगर कोई करना चाहता है तो सीधा वो अपनी मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी कर सकता है। अब उसको एमफिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं जो सरकार के आगे आएंगे। पहला चैलेंज तो यही आएगा दोस्तों कि सरकार जो इनरोलमेंट रेशियो स्टूडेंट्स की डबल करना चाहती है, उसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ाई जाए। इस वक्त देश में करीब 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ज़रूरत है इनको डबल करने की। और आने वाले 15 सालों तक ये इनरोलमेंट रेशियो अगर स्टूडेंट्स की डबल करना चाहती है सरकार, तो सरकार को हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस, जो कि पॉसिबल इतनी जल्दी लगता नहीं है। इसके अलावा अगला चैलेंज सरकार का ये है कि करीब 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए स्कूल में नहीं हैं, उनको स्कूल एजुकेशन दी जाए। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार को स्कूल्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी और हर हफ्ते करीब 50 नए स्कूल खोलने पड़ेंगे 15 साल तक। अगला चैलेंज दोस्तों ये आएगा कि क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन का सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नई एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए नए वेल ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार के आगे अगला चैलेंज यही होगा कि नए इस तरह के ट्रेन टीचर्स हायर किए जाएं और जो टीचर ऑलरेडी हैं उनको किस तरह से अपग्रेड किया जाए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। अगला चैलेंज आता है दोस्तों फंडिंग का। सरकार ने अनाउंस तो किया है कि सरकार अपनी जीडीपी का करीब 6% एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च करेगी। तो इसका मतलब यह है कि सरकार को हर साल एजुकेशन सेक्टर पे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों ये कुछ चैलेंजेस हैं जो सरकार के आगे आएंगे। और भी कई चैलेंजेस होंगे, पर ये कुछ इस तरह के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो सरकार को फेस करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में जब ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी शुरू होएगी। अब तो देखना ये है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है किस तरीके से सरकार इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होती है। इसकी वजह से सरकार को जो चैलेंजेस आ रहे हैं इनको सरकार किस तरीके से टैकल करती है। न्यू टीचर्स हायर करना तो दूर की बात है, अभी तक जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी सरकार के पास पड़ी हैं टीचर्स की, वो तक सरकार फिल नहीं कर पाई है। तो नई टीचर सरकार कैसे हायर करेगी? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि हर साल जब नया बजट हमारा पेश होता है उसमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्चा हर साल कम होता जाता है। इस साल भी हमारा जो बजट आया उसमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्चा पिछले साल से भी कम था। अपनी बजट वाली वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूँ, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका क्या सोचना है इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो सरकार देश में इम्प्लीमेंट करने जा रही है थोड़े वक्त में? इस नई एजुकेशन पॉलिसी के आने से हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे? हमारे देश के जो यूथ है वो किस काबिल खुद को डेवलप कर पाएंगे, या हमारे देश में इसके आने से फ़ायदा होगा तो क्या होगा या क्या नहीं होगा? आपके इसके बारे में जो भी विचार हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।